अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। पहले जो है हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव किया, फिर उसकी हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो तब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से एनर्जी फाइंड करने में हेल्प करती है वो हमने देखा। और आज हम थ्री डायमेंशनल बॉक्स में देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल बॉक्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अब उसकी मूवमेंट एक डायमेंशन में तो होती नहीं, वो थ्री डायमेंशन में मूव करता है, तो तब जब वो थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जी में मूव करेगा, तो तब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो किस तरह अप्लाई होती है और क्या क्या वेव फंक्शंस की वैल्यू निकलती हैं और क्या एनर्जी की वैल्यू उस पर अफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थ्री डायमेंशनल बॉक्स में। अब थ्री डायमेंशनल बॉक्स तो इसी तरह होता है ना, ऐसे करके। तो उसकी एक लेंथ जो है वो ए है, ये वाली लेंथ बी और सी। तो अगर हम एक्सिस यहाँ पर ड्रा करें, एक्स एक्सिस, जी एक्सिस, वाई एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस के सामने वाली लेंथ है वो है ए, और जो वाई एक्सिस के सामने वाली लेंथ है वो बी, और जो ये जो लाइन है सी एक्सिस, जेड एक्सिस के सामने वाली जो लेंथ है वो है सी। तो हर एक्सिस की अपनी अपनी लेंथ्स आ गई हैं यहाँ पे। यू कैन सी एक्स एक्सिस, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एक्स एक्सिस है, उसके सामने वाली लेंथ ए है। यहाँ से लेके यहाँ तक सारा वाई एक्सिस है, उसके सामने वाली लेंथ कौन सी है, बी। और सी जो है, ये वाली लाइन जो है, इसके सामने वाली लेंथ क्या है, जी एक्सिस पे ये लेंथ होगी। तो इसके लिहाज से अब हम देखेंगे कि किस तरह इस बॉक्स में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो लेंथ जो है, पहले क्या लेंथ थी जो हमने पीछे बॉक्स देखा था वन डायमेंशनल बॉक्स में, वो ए की लेंथ थी, 0 से शुरू होती थी, एल तक थी वो, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री पॉसिबिलिटी है लेंथ की। एक लेंथ जो है वो ए है, एक बी है, एक सी है, विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सिस, के कौन से एक्सिस पे हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल बॉक्स में इस तरह ये होगा। मैंने बोला था पिछले अपने लेक्चर में, वेव के वन डायमेंशनल वाले लेक्चर में, कि जो वेव फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो एक्ट करता है। एक्स मतलब डिस्टेंस के लिहाज से, इस वाले डिस्टेंस पे, इस वाले डिस्टेंस पे, और या मतलब कोई भी एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, जैसे ये यहाँ पे जो डिस्टेंस था वन डायमेंशनल बॉक्स में, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू एल तक था। तो यहाँ पे भी जो आपका वेव फंक्शन है वो डिफरेंट एक्सिस पे, डिफरेंट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो ए है, वो इस पे डिपेंड करेगा। वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो बी है, वो इस पे डिपेंड करेगा वेव फंक्शन। और जी एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो सी से रिप्रेजेंट किया गया, सी की लेंथ से रिप्रेजेंट किया गया, वो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन जो होती थी, जब 0 होता था, x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू l होता था, तो वेव फंक्शन 0 होता था। यहाँ पे भी वेव फंक्शन जो है वो बाउंड्री कंडीशन पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हम पोटेंशियल जो था वन डायमेंशनल में इनसाइड द बॉक्स 0 था, यहाँ पे भी इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है। और इनसाइड द बॉक्स जो है, जिसके अंदर कौन कौन से एक्सिस आ रहे हैं, एक्स वाई जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। और बाकी जहाँ पे एवरीवेयर, यहाँ पे भी 0 होगी, और बाकी सारी प्लेसेस पे एवरीवेयर इज विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स जो है वो 0 होगी, और आउटसाइड द बॉक्स जो है वो इन्फिनिटी होगी, और एट द बाउंड्री में पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होगी, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉक्स के बाहर ना जा सके। अब अगर हम देखें कि x के लिहाज से, x हमने सपोज किया है, x a भी हो सकती है, लेंथ b भी है, c भी है। अब x के लिहाज से हम देख लेते हैं वेव फंक्शन जो है वो किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे, वहाँ पे एक कंडीशन थी, यहाँ पे 3 कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे 3x है, 3 डिस्टेंस है, x मतलब डिस्टेंस। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो 0 से, सॉरी, x। दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है। अब ये 3 कंडीशंस आ गई हैं। 3 कंडीशंस का ये मतलब है कि अगर हम ये वाली लेंथ लें, हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वो 0 से बाहर नहीं जाना चाहिए, और 0 से
ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए लेंथ और ए से कम होनी चाहिए। मतलब ये है कि वो इसी लेंथ के अंदर रहे, वो इधर से बाहर ना जाए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं ये वाला कि ये एक्स के लिहाज से कैसे चेंज होता है, तो आप वन डिमेंशन वाला ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह, मतलब अगर इसी को ले लें, अगर इसको हम ले लें, ये 3 डिमेंशन बॉक्स है, यहाँ पे इस चीज़ की इतनी अच्छी समझ नहीं आती, तो हम ये एक साइड ले लेते हैं। यहाँ पे सारी साइड्स जो हैं इसकी एक साइड की तरह एक्ट करेंगी। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए वेव फंक्शन और एल से कम। ज़ीरो से ज़्यादा होगी, एल से कम होगी तो इनसाइड द बॉक्स रहेगी। इसी तरह यहाँ पे अगर जो x है, फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो से ज़्यादा और a जो है इस वाली लेंथ से कम होगा तो इसी रेंज के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जो था, वेव फंक्शन जो था वो इसी रेंज के अंदर रहता था, इलेक्ट्रॉन अंदर ही मूव करता था, इसके बाहर नहीं जाता था। तो कहने का ये मतलब है कि वेव फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो चेंज होता है। और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो कंडीशन ये होनी चाहिए कि एट स्पेसिफिक लेंथ, उस लेंथ से वो कम होना चाहिए और ज़ीरो से वो एक्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस, तब वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगर आउटसाइड द बॉक्स चला जाए, अगर ए से ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बॉक्स चला जाएगा, जो कंडीशन नहीं है। इस तरह कंडीशन नहीं होना चाहिए, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते फिर। ठीक है, हमने अगर उसको बॉक्स में फाइंड करना है तो उसको बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए। और अगर वो ज़ीरो से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ए से ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़ीरो के लिहाज से है कि वो ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, एक्स ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, ए से कम होना चाहिए। तो अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो आउटसाइड द बॉक्स चला जाएगा, इससे ज़्यादा आउटसाइड द बॉक्स, इससे। तो इस तरह ये कंडीशन जो है ये यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर इस वाली कंडीशंस को हम अप्लाई करें तो वो इसी रेंज के अंदर रहेगा। इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वही इक्वेशन जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अप्लाई की थी वही यहाँ पे अप्लाई होगी। जो हमने पीछे डिराइव की थी वही मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन जो थी वो हमने ड्राइव की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के दौरान। तो ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे तीनों एक्सिस हैं, एक्स वाई जी तीनों हैं। तो यही इक्वेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहें तो हम बारी बारी हर एक्सिस के लिहाज से इसको देखेंगे और उससे इसका वेव फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि जब जो है वो एक्स एक्सिस को हम देख रहे होते हैं तो बाकी दो एक्सिस जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते। जब हम वाई को देख रहे होते हैं तो वाई को देख रहे होते हैं तो एक्स और जी वाला कांस्टेंट हो जाता है, और जब हम जी को देख रहे होते हैं एक्स और वाई वाला कांस्टेंट हो जाता है। मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब उसके लिहाज से जो किस तरह से हमारी वैल्यूज़ चेंज होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी एक्सिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सिस। और हर एक्सिस अपने अपने कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में वेव फंक्शन देख रहे हैं तो वो एक्स डायरेक्शन में ही वेव फंक्शन शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं करेगा, सिर्फ इस कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस जो है वो रिलेट करेगा एक्स वाले से। और अगर हम वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस की तरफ देख रहे हैं तो वो वाई में ही वेव फंक्शन होगा और कहीं नहीं जाएगा। वाई का वाई तक ही रहेगा, जी का जी तक ही रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 3 एक्सिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सिस विच आर रिलेटेड टू ओनली देयर कोऑर्डिनेट। अब सिर्फ अपने कोऑर्डिनेट से रिलेट करते हैं, किसी और कोऑर्डिनेट से रिलेट नहीं करते। इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली अगर लिखूँ तो किस तरह से लिखूँगी? आई विल राइट इट लाइक दैट कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल है वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट z, कांस्टेंट y, और जो चेंज होगा ये जो चेंज d होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो चेंज होगा वो x होगा। चेंज के x के लिहाज से सिर्फ चेंज होगा वेव फंक्शन। ठीक है। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल जो है वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देख रहे हैं तो y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, और ये टोटल चेंज है, d टोटल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और सारे का सारा जो चेंज है वो x के लिहाज से होगा।
अब इसी तरह अगर हम यहाँ तो हमने x के लिहाज से देखा, अगर हम y के लिहाज से देख लें, ये वाली चीज़ है वो इसको मैथमेटिकली लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा, x वाला, z कांस्टेंट हो जाएगा, और टोटल चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू y होगा। ठीक है, और इसी तरह हमारा तीसरी इक्वेशन भी आ जाएगी, वो भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। विद रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू z विल बी इक्वल टू, यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा z के केस में, और जो टोटल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली z होगा। तो ये हमारे पास तीन जो हैं वो इक्वेशंस आ गई हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी जगह, ये देखिए ये वैल्यूज़ की हमने वैल्यूज़ निकाले ना पार्शियल डिफरेंशियल की, तो इस वाली इक्वेशन में इन वैल्यूज़ की जगह हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये देखिए ये वाली वैल्यू जो थी उसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, इस वाली वैल्यू की ये निकाली है, इस वाली वैल्यू की ये वैल्यू निकाली है हम। तो इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ की जगह हम ये वाली वैल्यूज़ अब पुट करेंगे, ये जो हमने निकाली हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये किस तरह इक्वेशन मॉडिफाई होगी। तो अगर हम पुट करेंगे x वाली की जगह जो हमने निकाली है, सॉरी ये d है, टोटल चेंज आएगा। ये y है, नहीं सॉरी x है। तो वो जो वैल्यूज़ जो है हमने उस इक्वेशन में जब पुट की, जो सबसे पहले हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी, तो हमने बोला था वेव फंक्शन की हमने एक वैल्यू पुट की थी x, y और z के लिहाज से जो वेव फंक्शन होगा विल बी इक्वल टू x, y, z के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने पीछे ही निकाली है। तो ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से मॉडिफाई होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से, y, z, ये कैपिटल X है, स्मॉल x, अब इस सारी इक्वेशन को हम किसी एक चीज़ से डिवाइड कर देते हैं, वो है एक्स वाई जी। डिवाइड होल इक्वेशन विद एक्स वाई जी। ये कट जाएगा, ठीक है, इसमें वाई जी वाला पोर्शन जो है वो कट जाएगा, पीछे रह जाएगा एक्स, नहीं सॉरी एक्स जी वाला कटेगा, ये एक्स है, एक्स वाला कट जाएगा, जी वाला कट जाएगा, पीछे रह जाएगा वाई। यहाँ पे वाई जी वाला कट जाएगा, पीछे रह जाएगा एक्स। यहाँ पे एक्स वाई वाला कट जाएगा, पीछे रह जाएगा जी। यहाँ पे रह गया y, यहाँ पे रह गया z, यहाँ पे रह गया x। तो ये सारे कट गया, तो पीछे जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी 1/x अब देखिए ये टोटल जो है x के लिहाज से ये सारा इंटीजर होता जा रहा है। पहले उसमें फिर भी चाहे कहीं y z एग्जिस्ट करता था, अब सारा x के लिहाज से ही ये टर्म होगी। और अगली टर्म आप देखें सारी y के लिहाज से मॉडिफाई हुई है, और इससे अगली टर्म जो है वो z के लिहाज से मॉडिफाई हुई है। यहाँ पे हर जगह आपको z ही नज़र आएगा इस टर्म में।
ठीक है, तो ये देखें इक्वेशन को किस तरह हमने मॉडिफाई कर दिया। अब ये सारा जो इंटीजर है, ये जो सारी टर्म है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये सारी जो टर्म है विद रिस्पेक्ट टू वाई है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये जो सारी टर्म है वो विद रिस्पेक्ट टू जी है। तो अगर हम इसको इस साइड पे जाके माइनस कर दें, इक्वेशन जो है इस साइड पे माइनस कर दें, -8 पाई स्क्वायर m/h² e। अब हम ये कहेंगे कि अगर हमने वेव फंक्शन निकालना है, अब हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं कि हम अलग-अलग हर एक का निकालें। तो अगर हम कहें कि अगर हम सिर्फ x के लिहाज से कर रहे हैं तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ x जो है वो इसके इक्वल होगा। अगर हम y के लिहाज से कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट होकर ज़ीरो हो जाएगी, y जो है वो इसके साथ इसके इक्वल होगा। अगर हम z के लिहाज से कर रहे हैं तो ये z वाली सारी टर्म जो है इसके इक्वल आ जाएगी। तो हम ये बारी बारी लिखते हैं, पहले एक टर्म लिखेंगे, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये सारी टर्म जो है वो किस तरह से मैं आपको लिख देती हूँ, वो इसके इक्वल होगी। ये सारी जो है वो दोनों ज़ीरो हो गई हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, लेकिन ई को आपने एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है याद रख। इसी तरह हमारे पास 2 और इक्वेशंस भी आ जाएंगी। ई वाई ई जेड। अब हमने इनको अलग-अलग करके तो रिलेट कर लिया। अब सारी ये जो 3 इक्वेशंस हमारे पास आई हैं ना, उस सारी को माइनस जो है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 3 वेव फंक्शन की इक्वेशन जो हैं वो हमारे पास बन जाएंगी। तो हम ये कहेंगे हमने पहले हमने वेव फंक्शन निकाला था एक डिमेंशन के लिहाज से, तो अब हमने 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली हैं तीनों डिमेंशन के लिहाज से। तो ये तीनों अभी हमने वेव फंक्शन नहीं निकाला, अभी हमने 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली हैं। किस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से? इस वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली हैं छोटी छोटी, जो अलग-अलग अपनी डिमेंशन के लिहाज से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन करती हैं। यहाँ एक ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, अब हमने 3 निकाली हैं, एक x के लिहाज से, एक y के लिहाज से, एक z के लिहाज से। फिर हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या चीज़ें हम अलग-अलग डिमेंशन के लिहाज से निकाल सकते हैं। 3D सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, तो 3D के लिहाज से हर डिमेंशन के लिहाज से अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब ये हम क्या करेंगे, ये जो है x के लिहाज से इसको जाके इधर प्लस कर देंगे, एक वेव इक्वेशन बन जाएगी। इसको प्लस करेंगे इस साइड पे, दूसरी बन जाएगी, तीसरी इधर करेंगे। तो हम ये तीनों देख लेते हैं ये किस तरह होगी। ठीक है, तो वी कैन सी दैट, तो हम ये जो सबसे पहले तो ये जो y है वो इस साइड पे जाएगा, z इस साइड पे जाएगा, x भी उस साइड पे जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्म में नज़र आए। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से करके dy², माइनस है तो इस जगह जाके सब, चलो पहले इसको वहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके ई वाई, और ये वाला जो y है ये ई वाई इसके नीचे है, ये इंटीजर है, ये वाला y इधर चला गया। x के लिहाज से लिख लेते हैं a² ex, और वो जो x था नीचे वो इधर चला गया। विद रिस्पेक्ट टू z लिख लेते हैं -8 पाई स्क्वायर m/h² ez, और जो ये वाला z था वो इधर चला गया।
इधर कैसे जाएगा, हम अगर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें तो इट कैन गो ना। ये देखें, अगर हम दोनों साइडों पे z को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से वो कट जाएगा और वहाँ पे वो चला जाएगा उस साइड, तो इट कैन गो, सारी इक्वेशंस में वो जा सकता है। अब ये जो इक्वेशन है ये इस साइड पे जाके प्लस होगा, तो वो हम कहेंगे वो हमारे पास 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएंगी। अब मैं बाकी स्टेप नहीं लिखूंगी, मैं एक ही लिखूंगी, बाकी आप खुद लिख लीजिएगा। तो ये y के लिहाज से एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई, इसमें ये जो माइनस है इस जगह जाके प्लस हुआ है, तो बाकी 2 इक्वेशंस भी इस तरह प्लस होके 3 इक्वेशन जो है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हमने किस तरह इसको मॉडिफाई किया। अब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो 3 निकाल ली हैं, अब हम एनर्जीज़ भी निकालेंगे। एनर्जी जो पहले हमने 1 डायमेंशन में निकाली थी वो थी एनर्जी n का स्क्वायर h का स्क्वायर 8ml का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो L है नहीं, यहाँ पे हर डायमेंशन की अपनी लेंथ है, वहाँ पे एक ही लेंथ थी L, यहाँ पे A भी है, B भी है, C भी है, तो हम हर डायमेंशन के लिहाज से अलग-अलग जो है वो निकाल लेते हैं एनर्जी। तो x के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ हम x लिखेंगे। x के लिहाज से हमने देखा था उसकी जो लेंथ थी वो A थी, x के सामने वाली जो लेंथ थी वो A थी, यहाँ भी x लिख लेते हैं। y के लिहाज से अगर हम देखें ny कर लेते हैं इसको, मतलब जो नंबर ऑफ शेल है x एक्सिस पे हमने देख रहे हैं, इसका ये मतलब है h स्क्वायर 8ml b का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम z के लिहाज से ये एनर्जी देखें तो ये हो जाएगी nz का स्क्वायर h स्क्वायर एट 8mc का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 एनर्जी जो हैं 3 डिमेंशंस में आ गई हैं, और अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहें तो हम तीनों डिमेंशन की एनर्जी को प्लस कर देंगे, Ex प्लस Ey प्लस Ez। अब हमने एनर्जीज भी देख ली, अब हम देखेंगे ओवरऑल वेव फंक्शन। हमने 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाल ली, हमने एनर्जीज भी देख ली, अब हम वेव फंक्शन निकालेंगे। वेव फंक्शन मैंने सबसे पहले बताया था x y z के लिहाज से जो यहाँ पे वेव फंक्शन है विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x y एंड z। अब पीछे जो हमने वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली थी 1 डायमेंशनल बॉक्स में वो थी ये वैल्यू जो हमने थी वो निकाली थी। अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड तो आप यहाँ वहाँ पे 1 डायमेंशन में क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं कि ये वैल्यू किस तरह निकली थी। ये जो वैल्यू ये जो है वो a की वैल्यू है 2 वेरिएबल, ये वेव फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी। अब ये वेव फंक्शन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x y z तीनों के लिहाज से हम देख लेते हैं कि कैसे होगी। विद रिस्पेक्ट टू x वेव फंक्शन की वेव फंक्शन ही है ना, इसके इक्वल है ये, तो x के लिहाज से अगर वेव फंक्शन हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे L है तो L की जगह x के लिहाज से जो लेंथ है वो हमने देखी है वो a है, तो L की जगह हम लिखेंगे a। n जो है वो x है, x इंटीजर का है, सॉरी ये पाई x था, ये जो है ये x एक्सिस नहीं है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। x एक्सिस ये नीचे मैंने लिखा है इसको पाई x, यहाँ पे भी लेंथ जो है वो a होगी। विद रिस्पेक्ट टू y हम देखें तो 2/b साइन एन वाई, ये डिस्टेंस है, ये ऐसे कैसे रहेगा b, 2/c साइन एन जी पाई x ओवर c। जो तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर हम पुट करेंगे तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि ये प्रोडक्ट है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई जब होगी तो जब ये पोर्शन मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको किस तरह, इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई, अगर इस तरह करें तो वो 8 नहीं बनता, अगर 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करें 8
और नीचे मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी इकट्ठा आ जाएगा। तो मैं इसको सारे को बजाय लिखूँ मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि ये एक्स वाई जी जो है वो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर उसका ये वाला पोर्शन हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो किस तरह से आएगा, 8/ABC। ये वाला पोर्शन हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई नहीं हो सकता उस तरह से, क्योंकि ये एक्स एन एक्स आ रहा है, एन वाई आ रहा है, एन जेड आ रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी हम ऐसे ही लिख लेंगे। साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए साइन एन वाई पाई एक्स ओवर बी, ये कंटिन्यूड आगे साइन एन जी पाई एक्स ओवर सी। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास आई है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास वेव फंक्शन आ गई है इन 3 डिमेंशन बॉक्स, और 1 डिमेंशन बॉक्स में हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली। तो किस तरह 3 डिमेंशन के लिहाज से ये इक्वेशन भी मॉडिफाई होगी, एनर्जी की वैल्यू मॉडिफाई होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है 1 की बजाय 3 होगी। तो इस तरह हम जो है 3 डिमेंशनल बॉक्स में हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर सकते हैं, एनर्जी को स्टडी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है आप मेरी 1 डिमेंशनल बॉक्स वाले में जाकर देख सकते हैं। सेम जो कंसेप्ट है यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी जो है इनसाइड द बॉक्स हर जगह सेम होती है, मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। लेकिन क्वांटम जो है श्रोडिंगर ने ये एक्सप्लेन किया था 1 डिमेंशन में भी और 3 में भी, कि जो है वो हर जगह सेम नहीं होती, बल्कि एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ, अगर मैं यहाँ पे दोबारा बता दूँ तो एनर्जी लेवल पहला है तो वो ऐसे होगी, दूसरा है तो वो ऐसे हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी उसकी पाए जाने की चांस 2 जगहों पे हो जाएंगे। एनर्जी लेवल तीसरा है तो वो ऐसे हो जाएगी। तो जो जो एनर्जी बढ़ेगी तो उसके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लेसेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, हर जगह कांस्टेंट नहीं होगी। तो 3 डिमेंशन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीज़ें भी सेम हैं। वहाँ पे जो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। मेरी तरफ से तो ये टॉपिक डन है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।